जब उरू शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैला तो हिंग्सो ज़ॉम्बी से एक परिवार आसानी से गांव में आ गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ उनके लिए किस तरह की मुसीबत इंतजार कर रही है। हेलो सभी को, मैं मुक्तालिम हूँ और आप चैनल देख रहे हैं। आज की फिल्म बिना किसी शब्द के शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में एक परिवार दिखाई देता है। परिवार में फ्रांसिस और आयरिस हैं। उनके 2 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम जोशुआ और सबसे छोटे बेटे का नाम लुकास है। वे कार से गांव जा रहे हैं। उनकी कार पर खून का धब्बा। दरअसल पूरे देश में ज़ॉम्बी वायरस ने आज कई लोगों को ज़ॉम्बी में बदल दिया। शहर में खराब हालात की वजह से फ्रांसिस किसी तरह अपने परिवार को बचाकर गांव चले गए। वे अपने पुराने फार्म हाउस में पहुंच गए। उन्हें उम्मीद है कि वे अपने परिवार के साथ यहाँ रह सकेंगे। घर में घुसने के बाद उन्हें सब कुछ अस्त व्यस्त दिखाई देता है और वे थोड़े हताश हो जाते हैं। फ्रांसिस अपने माता पिता को लगातार फोन करता रहता है। फिर वह अपने पिता के घर जाता है और देखता है कि उसके पिता मृत पड़े हैं। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तब फ्रांसिस को एहसास हुआ कि उसके पिता भी ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित थे और उसने ज़ॉम्बी बनने से पहले ही खुद को मार डाला। फ्रांसिस वहां से बंदूक ले लेता, साथ ही अपने पिता के हाथ में रखी घड़ी भी। जब वह घर से बाहर जाता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती। फ्रांसिस उसे अपने बगल में देख सकता है। उसकी माँ उदास चेहरे के साथ सिर्फ सॉरी बोल रही और उसे सिर दर्द हो रहा है और उसका शरीर भी आधा कटा हुआ। वह अपने शरीर के आधे हिस्से से फ्रांसिस पर हमला करने आता और इससे पहले कि वह उसे मार पाता, फ्रांसिस उसे गोली मार देता। वह अपने माता पिता के शव को जमीन पर फेंक देता और उसे एहसास होता है कि वायरस इस गांव में भी फैल गया, इसलिए उसे ज्यादा सावधान रहना होगा। वह अपनी पत्नी से कहता है कि वे अब से इसी गांव में रहेंगे। हम देख सकते हैं कि फ्रांसिस और उनकी पत्नी आयरिस एक दूसरे से नाराज हैं। उनके पास कुछ राज हो सकता है और ये हमें फिल्म देखते समय पता चलेगा। फिर उसका सबसे बड़ा बेटा उसके पास आता है और कहता है कि उन्हें स्टोर रूम में इधर उधर देखना चाहिए, शायद उन्हें वहां कुछ मिल जाए। फिर वे दोनों एक साथ स्टोर रूम में जा सकते हैं। उसे फार्म हाउस के केयर टेकर ने गले में चाकू घोंप दिया और उसने आत्महत्या कर ली। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस जोशुआ से कहता है कि वह उसकी कमर से चाबी का गुच्छा लाए। जोशुआ उसके सामने जाकर चाबी का गुच्छा निकालने से डरता। केयर टेकर का शरीर बल के कारण उसके ऊपर आ जाता, जिसके कारण वह बहुत डर जाता। जब वे सब कुछ साफ करने के लिए बाहर जाता है तो वह आयरिस को इस हालत में देखता है। वह फ्रांसिस से पूछता है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ। वह उसे कुछ नहीं बताता। उसके ऊपर एक लाश गिरी थी। आयरिस उसे जोशुआ के साथ ऐसा न करने के लिए कहती। फ्रांसिस उसे यहाँ रहने और सब कुछ सीखने के लिए कहता, अन्यथा वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। ये सब कहने के बाद वह अपने सबसे छोटे बेटे लुकास को अपनी आंख का एक टुकड़ा देता है। वह अपने बेटे को खाते हुए देखकर बहुत खुश हुआ। यहाँ हम समझ सकते हैं कि फ्रांसिस अपने सबसे बड़े बेटे से ज्यादा अपने सबसे छोटे बेटे की परवाह करता। फिर आयरिस फ्रांसिस को तहखाने के एक कमरे में ले जाती। इस कमरे को देखते ही फ्रांसिस थोड़ा डर जाता। वह अपने बचपन की यादों की कल्पना करता रहता, जब उसके पिता उसकी देखभाल करने के लिए उसे इस कमरे में ले गए थे। उन्हें यहाँ एक जनरेटर मिलता है। जब पूरा परिवार रात को एक साथ खाना खाने बैठता है तो एक रेडियो चालू हो जाता है। वह रेडियो को ट्यून करने की कोशिश करता रहता। उसके पिता को यह व्यवहार पसंद नहीं आता, इसलिए वह उसे खाने के बाद ये सब करने के लिए कहता। जोशुआ जानता है कि उसकी प्रेमिका एलिस ने उसे एक संदेश भेजा और वह अपने पूरे परिवार के साथ उत्तरी पहाड़ पर जा रही और उसे सरकार की ओर से वहां डेरा डाला गया। तब फ्रांसिस को पता चलता है कि वे किसी शिविर में नहीं जा रहे। वे यहाँ बहुत अच्छे हैं। अगर वे शिविर में जाते हैं तो उन्हें कुत्तों और बिल्लियों की तरह रहना पड़ता है और उन्हें भोजन के लिए कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए उन्हें सभी को बताना पड़ता है कि वे यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। उसे आयरिस की बातें भी पसंद नहीं आती क्योंकि वह यहाँ भी नहीं रहना चाहता। रात में आयरिस फ्रांसिस से कहती है कि जोशुआ से दर्द के साथ बात न करे क्योंकि वह अब बड़ा हो गया है। रात में फ्रांसिस अपने पिता को एक भयानक चेहरे में कल्पना करता है। वह आयरिस को बहुत डराता है। अगली सुबह वे दोनों इस बारे में बात करते हैं। आयरिस को यहाँ रहना भी पसंद नहीं है। फिर रात में फ्रांसिस को एक बुरा सपना आया, इसलिए वह अपने परिवार के साथ पहाड़ी शिविर में जाता है। भले ही फ्रांसिस नहीं जाना चाहता हो, लेकिन आयरिस की वजह से उसे जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर वे एक वैन में यात्रा शुरू करते हैं। जैसा कि वे अपने सामने देख सकते हैं, एक पुल पर कई कारें खड़ी हैं। उनके सामने की सड़क पर भी बैरिकेड लगा हुआ है। ये सब देखने के बाद फ्रांसिस जानता है कि उन्हें वापस फार्म हाउस जाना चाहिए, लेकिन आयरिस कहती है कि सड़क साफ है, इसलिए वह अकेले कार लेकर बैरिकेड तोड़ने जाता, लेकिन वह किसी भी तरह से बैरिकेड नहीं तोड़ पाता। दोपहर में उसके सामने एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ये देखने के बाद आयरिस वहां से भाग जाता है। फिर फ्रांसिस कार लेकर वहां मौजूद ज़ॉम्बी पर गोली चला देता है और उसे मार देता है और वह आयरिस को नहीं बचाता। लेकिन गोली की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी का एक समूह वहां आ जाता है। फिर वे बच्चों की कार पर हमला कर देते। कोई दूसरा विकल्प न होने पर फ्रांसिस ज़ॉम्बी को अपनी ओर आकर्षित करता। वह लगभग पकड़ा जा चुका। किसी तरह खुद को बचाते हुए वहां से उन पर एक और ग्रेनेड दागा जाता और अब
सभी सुरक्षित हैं। वे कार स्टार्ट नहीं करते और फार्म हाउस की ओर चल पड़ते। फ्रांसिस के उपाय बहुत बुरे थे। घर लौटने के बाद वो आयरिस को बताता है अब से सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने कहा था। अगली सुबह फ्रांसिस अपनी कार लेने के लिए अकेले पुल पर जाता है। कार में बैठकर कार स्टार्ट करने के बाद उसे चिंता होती है, अगर उसके पास कार होगी तो उसकी पत्नी फिर से यहाँ से जाने के बारे में सोच सकती है। इसलिए वह कार यहीं रखता है और अपने फार्म हाउस चला जाता है। जब उसकी पत्नी कार के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि कार स्टार्ट नहीं हुई। रात को वह घर की लाइट और एसी ठीक करता है। फिर वह बच्चों के साथ डांस करता है। आयरिस उन्हें दूर से देख रही थी। वह अपने तरीके से फ्रांसिस परिवार के साथ यहाँ रहना चाहती। रात को दोनों भाई साथ में पुरानी एल्बम देख रहे थे। वहाँ एक तस्वीर में अपने पिता फ्रांसिस और अपने चाचा डिएगो को देखकर लुकास कहता है कि जोशुआ बिल्कुल अपने चाचा डिएगो जैसा दिखता है। जोशुआ भी इस बात पर विचार करता है उनके माता पिता के बीच क्या लड़ाई है। दरअसल जोशुआ के पिता डिएगो, जिसके लिए उनके पिता फ्रांसिस लुकास से ज्यादा प्यार करते, उन्हें इस बात पर शक है। अगली सुबह नींद से जागने के बाद फ्रांसिस आयरिस से कहता है कि वह उसे बहुत दिनों से तकलीफ दे रहा है। फिर आयरिस उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए माफी मांगती। फ्रांसिस उसे माफ कर देता है और कहता है कि आज से वे सब कुछ नए सिरे से शुरू करें। उनका परिवार भी यहीं रहेगा और बच्चों की देखभाल करेगा। बातचीत खत्म करने के बाद फ्रांसिस रात के खाने के लिए मुर्गी घर में जाता है। वहां वह देख सकता है कि एक पागल कुत्ता आया है और मुर्गी खा गया। फ्रांसिस कुत्ते को यहाँ से भगाने की कोशिश करता है। पागल कुत्ता उसके हाथ पर कॉलर बांध देता है। जब वह घर आता है तो आयरिस उसके हाथ पर पट्टी बांधती है और उसे पट्टियां देती। वह उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। कुत्ते के कॉलर की वजह से शरीर में गंभीर संक्रमण का पता चल सकता है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस बाहर जाने को बिल्कुल भी राजी नहीं होता। उसे पता है कि अगर ड्रेसिंग ठीक से की गई तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ जोशुआ घर के सामने सड़क पर जाता है और रेडियो सिग्नल खोजता है। तभी उसे डेल्टा कैंप के बारे में कुछ सुनाई देता है। वह अपने माता पिता को देखता है और उन्हें कैंप के बारे में बताता है। फिर फ्रांसिस जोशुआ से झूठ बोलना बंद करने को कहता है। उसके मुताबिक सभी की मौत हो गई या फिर संक्रमित हो गए। रात को खाना खाते समय वे इस मामले पर चर्चा करते रहते। फ्रांसिस सभी को बताता है कि बाहर की स्थिति बहुत खराब है। वे सभी इस घर में बेघर हैं। अगले दिन जोशुआ अपने पिता के पास आता है और वह अपने पिता से कहता है कि वह भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। इसके लिए उसे अपना पसंदीदा सिद्धांत अपनाना जरूरी है। वह बड़ा हो गया है, इसलिए अब उसकी आजादी दांव पर। फ्रांसिस जानता है कि वह सिद्धांत अपनाने के लिए बड़ा नहीं हुआ है और अपने परिवार की रक्षा के लिए वह हत्या कर सकता है, जो वह नहीं कर पाएगा। जोशुआ तब कहता है कि मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए हत्या भी कर सकता हूँ। फ्रांसिस उसे एक खुली जगह पर ले जाता है। वह उसे अपने सामने लक्ष्य रखकर गोली मारने के लिए कहता है। कुछ बार कोशिश करने के बाद वह असफल हो जाता है। फिर फ्रांसिस रेक के पास जाता है और उसके सामने चिल्लाने लगता है। जोशुआ को बहुत डर लगता है और एक एक करके वह गोली चलाता रहता है। आयरिस जो घर पर थी गोली की आवाज में लुकास के साथ यहाँ आती है। वह फ्रांसिस से कहती है कि जोशुआ के साथ ऐसा कुछ न करे। जब वे बात कर रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि गोली की आवाज में एक ज़ॉम्बी उनके सामने खड़ा है। तब उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि सिर्फ एक नहीं बल्कि ज़ॉम्बी का एक बड़ा समूह उनकी ओर आ रहा है। वे बिना देर किए वहां से भागने लगते हैं। ज़ॉम्बी भी उनका पीछा करते हैं। वे जल्दी से घर में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर दरवाजे के सामने कुछ छोड़ जाते हैं ताकि ज़ॉम्बी घर में बिल्कुल भी न घुस पाए। वे सब ऊपर आ जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी घर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जब उन्हें घर में उनकी मौजूदगी का पता चलता है तो वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। फ्रांसिस को पता चलता है कि वे आज नहीं बचेंगे। तभी अचानक एक कार आती है और वहां हॉर्न बजाना शुरू कर देती है और ज़ॉम्बी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति यहाँ से चला जाता है। ज़ॉम्बी भी कार पीछे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार ईबे की तरह बिक जाता है। लेकिन कार को देखने के बाद फ्रांसिस को एहसास होता है कि ये एक कार है। अगली सुबह वो उससे मिलने के लिए एक छोटी सी नदी पर जाता है और ये आदमी फ्रांसिस का बड़ा भाई डियागो है। ये डियागो कल रात उनकी सुरक्षा कर रहा था। डियागो जानता है कि वो कल रात अपने माता पिता से मिलने आया था। फिर फ्रांसिस उसे बताता है कि उनके माता पिता मर चुके हैं। डियागो फ्रांसिस से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तब फ्रांसिस बहुत परेशान होता है। वो अपने बड़े भाई को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी शादी के बाद ये बात कि वो उसका बड़ा भाई है उसकी पत्नी यानी आयरिस से भी जुड़ी हुई है और आयरिस के गर्भ से पैदा हुआ पहला बच्चा जोशुआ का पिता भी उसका बड़ा भाई डियागो है। उससे बिना कुछ कहे वो उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। डियागो के वहाँ से जाने से पहले उसे एक नक्शा दिया जाता है। उसे उत्तरी पहाड़ पर जाने को कहा जाता है जहाँ एक शिविर बनाया गया है, क्योंकि शहर में ज़ॉम्बी धीरे धीरे इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। वह अपने भाई से कुछ भी सुनना नहीं चाहता। फिर फ्रांसिस अपने हाथ से नक्शा फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वह उसे तोड़ देता है और नक्शा अपने पास रख लेता है। फिर फ्रांसिस घर आता है और अपने भाई का कोट
उसकी पत्नी आयरिस को दिखाता है। वह थोड़ा परेशान हो जाता है और घर चला जाता है। फ्रांसिस को लगता है कि ज़ॉम्बी कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए वह घर का दरवाजा मजबूत कर देता है। लुकास खेलने के लिए बेसमेंट में जाता है। फिर उसे खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी बैठा दिखाई देता है। फिर वह डर कर उठ जाता है। उसकी माँ वहाँ आती है और उसे समझने की कोशिश करती है। ये ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी से बहुत अलग है क्योंकि यह एक बूढ़ा ज़ॉम्बी है। वह खुद ठीक से चल नहीं सकता था, इसलिए वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फ्रांसिस अर्ल से ये शब्द सुन सकता है, इसलिए वह ज़ॉम्बी का पीछा करते हुए लकड़ी का एक टुकड़ा खाने आता है। फिर वह उसका सिर काट देता है। ज़ॉम्बी का सिर लेकर घर आने के बाद वह सबको बताता है। घर के आसपास खतरनाक ज़ॉम्बी अभी भी घूम रहे हैं। मैंने ज़ॉम्बी को मार दिया इससे पहले कि यह ज़ॉम्बी मुझे चोट पहुंचाए, और बाहर की इस स्थिति में हमारा बाहर जाने का मूड ठीक नहीं होगा। हम फार्म हाउस में सुरक्षित हैं। तब आयरिस को एहसास हुआ कि फ्रांसिस उससे झूठ बोल रहा था। फिर जब फ्रांसिस घर आता है और रसोई में जाता है, जोशुआ उसके घर आता है और नक्शा देखता है जो डिएगो ने उसे दिया था। फिर फ्रांसिस बाहर आता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। रात में फ्रांसिस क्रिसमस मनाना शुरू कर देता है। सभी उसे बताते हैं अब सितंबर है, इस महीने क्रिसमस कैसा। फ्रांसिस कहता है आज उनके लिए क्रिसमस है, अगर आप थोड़ा ध्यान रखें तो आप देख सकते हैं। फ्रांसिस का मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ रहा। रात को खाने के समय जोशुआ आता है और अपनी माँ को नक्शे के बारे में बताता है। फिर आयरिस फ्रांसिस से कहती है उसने वो नक्शा कहाँ रखा था। फिर फ्रांसिस बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उसके पास कोई नक्शा नहीं और वो जानता है कि आयरिस बाहर जाने की जल्दी में ताकि वो अपने प्रेमी के पास जा सके। फिर फ्रांसिस बच्चों को बताता कि उनकी माँ किसी और के साथ भाग जाना चाहती, लेकिन फिर वायरस हर जगह फैल गया, वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर बच्चे रोने लगते हैं और वो अपनी माँ से पूछता है क्या ये सच है। फिर वो बच्चों को बताता है उनके पिता जो भी कहते हैं सब सच है। फिर फ्रांसिस सबको बताता है यहाँ से कोई नहीं जा सकता। फिर वो नक्शा अपने हाथ में लेता है और आग जलाकर उसे जला देता है। आयरिस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो फ्रांसिस को थप्पड़ मारती है और उसके कमरे में चली जाती है। अगले दिन फ्रांसिस अपना खाना खाने जाता है क्योंकि वो सारा दिन ये चीजें खाते रहते हैं। फिर आयरिस बच्चों के पास जाती है, उनसे बात करती है और हम ये समझ सकते हैं बच्चे अपनी माँ के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनके पिता फ्रांसिस धीरे धीरे अपनी मानसिक शक्ति खो चुके और सबके साथ अजीब व्यवहार करने लगे। शाम को जब फ्रांसिस घर लौटते तो वह अपने साथ एक बड़ी सी छड़ी लाते और उसे उनके दरवाजे के सामने रख देते। फिर वह सबको बताते अब से कोई भी इस घर से बाहर नहीं जा सकेगा क्योंकि उसने कुछ लाशों को बाहर घूमते देखा। जिन्होंने उसे मारा वे कपटी थे, उन्हें देखने के लिए ही वह उन पर हमला करेगा। तब जोशुआ समझ जाता है उनके पिता झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वह अपने पिता को बताते ये सिर्फ उनकी बनाई हुई कहानी ताकि कोई बाहर न जाए, और वह अच्छी तरह से जानते हैं अगर तुम बाहर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह फ्रांसिस बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वह जोशुआ को थप्पड़ मार देते हैं और अगर उसे जाने की अनुमति नहीं भी मिलती है तो भी वह गाली देता रहता है। इस समय वे दरवाजा खटखटाना शुरू कर देते हैं। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक सैनिक आता है। वह उनसे मदद चाहता है, उसे अपने साथ आश्रय देने के लिए। फ्रांसिस उसे घर नहीं ले जाना चाहता था और उसे अब यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन जोशुआ वहाँ जाता है और दरवाजा खोलता है जिसके कारण सैनिक घर आ जाता है। आयरिस उसके सामने जाती है जब वह उसके शरीर में एक ज़ॉम्बी देखती है और उससे पूछती है उसे क्या हुआ। सैनिक उसे बताता है ज़ॉम्बी ने डेल्टा कैंप पर हमला किया, वहाँ लगभग सभी लोग मर गए। वहाँ एक व्यक्ति मर गया और उसे बचा लिया और मरने से पहले उसने उसे यह घर दे दिया। ये सैनिक वास्तव में फ्रांसिस का बड़ा भाई है और वह स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकता है। आयरिस उससे पूछती क्या वह यहाँ जीवित है। सैनिक उन्हें बताता है वह चारों ओर से ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था और शायद वह मर गया। फिर आयरिस उस आदमी को पट्टी बांधती और फ्रांसिस को बताती है उसे आज रात यहीं रहने दो। फ्रांसिस उससे सहमत है, लेकिन उसे बेसमेंट में रहना होगा ताकि उसका पूरा परिवार सुरक्षित रहे। रात को जब सब सो रहे थे, जोशुआ अपनी माँ के पास आता है और उसे चिंता करने पर मजबूर करता है। वह उससे कहता है वह किसी तरह यहाँ से चला जाएगा क्योंकि अब उसे पता चल गया फ्रांसिस उसका पिता नहीं है, इसलिए वह उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। लेकिन जोशुआ फ्रांसिस को अपना पिता मानता है और आज रात वह बाहर की स्थिति देखना चाहता है ताकि जितनी जल्दी हो सके वे यहाँ से निकल सके। आयरिस उसे बाहर जाने देती है। फिर जोशुआ बाहर चला जाता है। अगली सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तब फ्रांसिस वहाँ आता है। जोशुआ वहाँ नहीं होता। वह आयरिस से पूछता है जोशुआ कहाँ है, लेकिन आयरिस उसे कोई जवाब नहीं देती। तब वह बाहर की खुली स्थिति देख सकता है और समझ सकता है कि जोशुआ भाग गया। ये देखने के बाद फ्रांसिस का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह अपने हाथ में हथौड़ा लेता है और सैनिक के सिर पर वार करता है जिसकी वजह से 77 लोग मारे जाते हैं। ये देखकर आयरिस और लुकास बहुत डर जाते हैं। फिर फ्रांसिस आयरिस के सामने जाता है, अगर आप उसे ढक देंगे तो वह घबरा जाएगा। जब वह होश में आता तो वह उसे और लुकास को तहखाने में बंद पाता है। दूसरी ओर फ्रांसिस घर के सामने मुर्गे को देख सकता है, मुर्गा जो खरीदने से पहले उसके हाथ में बैठा था। अब यह देखकर वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। वह बाहर जाता है और मुर्गे को मार देता। फिर उसे एहसास होता है उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब है
कि वह मुर्गे का मांस पकाता। आयरिस उसे लुकास के पास ले जाती और उन्हें खाने के लिए कहती, लेकिन आयरिस को शक होता, इसलिए फ्रांसिस आगे बढ़ता और उन्हें जमीन में घोंप देता। उस प्लेट में एक चाकू था जो जमीन में गिर गया। आयरिस किसी तरह चाकू को उसके पैरों में छिपा लेती। फिर वह फ्रांसिस के पास जाता और उसे सहज बनाने की कोशिश करता और उससे कहता है कि फ्रांसिस ही उसकी जिंदगी में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी उसे जरूरत है। लेकिन फ्रांसिस आयरिस के पैरों के नीचे चाकू देख सकता है। फिर वह चाकू ले लेता है और उसे फिर से तहखाने में बंद कर देता है। आयरिस भागने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह गिर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। लुकास उससे पूछता है अब उन्हें क्या करना चाहिए, और फिर आयरिस लुकास को अभिनय करना सिखाती है जैसा वह कहता है। लुकास चीखने लगता है। लुकास की आवाज सुनकर फ्रांसिस यहाँ आता है और आयरिस उस पर हमला करती है। फ्रांसिस को चोट पहुंचाने के बाद वे उसे तहखाने में बंद कर देते हैं। उस समय वह केवल कल्पना कर सकता है अपने भविष्य के जीवन की भयावहता, जब उसके पिता उसे इस तहखाने में प्रताड़ित करते हैं। जब आयरिस यहाँ से भागने की कोशिश करता है, वह अपने सामने डियागो को देखता है जो अब एक हिंसक ज़ॉम्बी है। वह अपने बेटे को ले जाता है और उसे घर में बंद करने की कोशिश करता है। उस समय डियागो अंदर आता है। वह लुकास पर हमला करता है। वह आयरिस को उसे बचाने से रोकने की कोशिश करता है। ज़ॉम्बी आयरिस पर हमला करता है। फिर वह खुद को बचाने की कोशिश करता है। फ्रांसिस तहखाने से उनकी आवाजें सुन सकता है। वह समझ सकता है कुछ बुरा होने वाला है। वह दरवाजा तोड़ता है और ऊपर आता है। फिर वह चाकू से ज़ॉम्बी डायगो को मार देता है। फिर फ्रांसिस आयरिस के पास जाता है। वह जानना चाहता है उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उस समय लुकास उनके सामने रुक जाता है। ज़ॉम्बी लुकास के हाथों में था। ये देखने के बाद आयरिस और फ्रांसिस घबरा जाते हैं। फ्रांसिस लड़के की हालत देखता है। ये पूरी तरह से स्वाभाविक हो जाता है। वह आयरिस से अपने बेटे को किसी भी कीमत पर ठीक करने के लिए कहता है। आयरिस के पास कोई विकल्प नहीं है। वह अपने संक्रमित हाथ को काट देता है। फिर वह खून को बंद कर देता है। वह अपने हाथ को अच्छी तरह से बांधता है। फ्रांसिस इस लड़के की हालत से बहुत पीड़ित था। आयरिस फ्रांसिस से एक कार लाने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना है। आयरिस की कहानी सुनने के बाद फ्रांसिस कार से बाहर निकलता है। फिर वह पुल पर आता है जहाँ उनकी कार खड़ी। कार के पास आने के बाद ही जोशुआ वहाँ आता है। वह उसके खून से सने चेहरे से डरता है। उसे लगता है कि उसने अपनी माँ को मार दिया होगा, तो बिना कुछ सोचे समझे वह उसे गोली मार देता है। जब वह उसके सामने जाता है तो उसे पता चलता है उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन उसके भाई लुकास की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए वह उसे कार लेकर घर जाने के लिए कहता है जितनी जल्दी हो सके, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार फ्रांसिस ने किया था। लेकिन वह जोशुआ का सम्मान करता है, भले ही वह उससे नाराज हो। फ्रांसिस अपने दोनों बेटों को अंदर से प्यार करता और जोशुआ के जाने के बाद फ्रांसिस इसे महसूस कर पा रहा। फ्रांसिस ने हमेशा अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचा। आयरिस का जाना और घर आने के बाद उसके पिता का व्यथित चेहरा और सपने, उसने अपना मानसिक स्वास्थ्य नष्ट कर लिया। ये सब कहते हुए वह वहीं मर जाता है। फिर जोशुआ को बहुत तकलीफ होती। सब कुछ स्वीकार करते हुए वह कार लेकर घर चला जाता है और आयरिस कार का इंतजार कर रही थी। तभी उसे बाहर से एक कार की आवाज सुनाई देती और फिल्म यहीं खत्म हो जाती। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।